अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, अदालतों में जजेस की तकर्रुरी, आईनी बेंच के इख्तियारात और 26वीं आईनी तरमीम को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। आइन की सरबलंदी और आईनी तरमीम के हवाले से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जो ख़त लिखा था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने आईनी कमेटी को भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि आईनी कमेटी ही तय करेगी और आईनी बेंच ने ही इस मामले को देखना है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ को लिखे गए खत के हवाले से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि खत इसलिए लिखे हैं कि जमहूरी रास्ता बंद कर दिया गया है, एहतजाज नहीं करने दिया जाता, सेंसरशिप है और अब पेका भी आ गया है, जबकि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से भी रोक दिया गया है। लिहाजा खत लिखकर ही आर्मी चीफ तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकाम कोशिश के ज़रिए अपनी क़यादत को जेलों से बाहर निकलवाने की हर मुमकिन कोशिश की। लिहाजा अब अपोजिशन अलायंस बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की तैयारी में है, जबकि PTI रहनुमा उमर अयूब ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो 26वीं आईनी तरमीम और 8 फरवरी इंतखाबात की धांधली के हवाले से IMF के जायज़ा मिशन के सामने आवाज़ उठाएंगे। तमाम तर एहतजाज के बावजूद PTI की रिलीफ की सारी उम्मीद अदालतों से वाबस्ता है और वो समझते हैं कि आईनी रास्ते से ही उन्हें इंसाफ मिलेगा, मगर 26वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मायूस नजर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी और उनकी सीनियरिटी के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तकर्रुरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तलाफ रखती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से वजारत कानून ने 7 नए जजेस लगाने की समरी तैयार कर ली है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के लगाए गए 7 नए जजेस की तकर्रुरी हो जाती है तो बेंचेस की तश्कील में बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। हुकूमत अपने तमाम तर मामलात आईनी तरमीम लाकर निपटाने के मूड में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाने के लिए सड़कों पर आकर एहतजाजी सियासत करने के मूड में है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चपकलिश और पार्लियामेंट की आइन साजी में मुल्क की सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, क्या कोई तब्दीली लाई जा सकती है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं, खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता था कि ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ कामयाब नहीं होंगे और फिर उन्होंने ख़त भी लिखा, चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा ख़त जो उन्होंने भिजवा दिया कमेटी को, और फिर आर्मी चीफ साहब को भी ख़त लिखा है। ये ख़त लिखने से कोई फ़ायदा होगा? देखिए, ख़त तो पॉइंट ऑफ व्यू ही है ना, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। पूरा हफ्ता टीवियों ने उसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं ख़त के ऊपर। तो जाहिर है पॉलिटिक्स में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही देते हैं ना, जो डिस्कस होता है। लेकिन असल बात तो ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें देखिए, ये तो तय हो गया कि हुकूमत कह रही है कि आइन, कानून, मोरालिटी ये हमारे इश्यूज ही नहीं है। आप हमसे छीन सकते हैं तो छीन लें, सिंपल बात है। लेकिन उसमें उन्होंने जो बयान दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं उनको पता था कि ये कामयाब नहीं होंगे। अगर पता था तो फिर आप बनाते ही ना कमेटी, खाना पूरी की है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके सामने खान साहब ने बार बार ये बात कही थी कि इसका कुछ नहीं होना, और मीडिया कह रहा था पाकिस्तान में कि नहीं 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 जी, आप देखें सियासतदानों से बात नहीं करते, आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करते हैं, ये बड़ी बुरी बात है। तो उन्होंने तो, इमरान खान ने तो जो फिर उसके ऊपर जो बात कही वो सही साबित हुई ना। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप मुझे बताइए कि जो मुज़ाकराती कमेटी है जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, स्पीकर असेंबली शामिल हैं, राना सनाउल्लाह जैसे जहांदीदा लोग शामिल हैं, इरफान सदीकी साहब शामिल हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया और वो PTI की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करा सकते। आप कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब के इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को इतनी स्पेस नहीं दी कि वो मुलाकात करा सकें, आपने यही बोला। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि हमारे तो मामला इस्टेब्लिशमेंट से पहले तय हुए थे, बाद में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए। तो ये तो हुकूमत का मसला है ना। हुकूमत जो है उसको चाहिए था कि एस्टैब्लिशमेंट से पहले बात करके फिर जो है वो बात करती। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि PTI वाले ने गल की हुई सी, हुकूमत ने नहीं की सी। हुकूमत को जो स्पेस देनी थी वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने देनी थी ना। तो ये जो मीटिंग ना कराने से जो शुरू हुआ मामला, वो ये हुआ कि पता चला कि उनकी स्पेस ही नहीं है।
अब जब सिक्योरिटी जराए की खबर आती है और वो कहते हैं कि नहीं जी सियासतदानों से बात करें, तो सियासतदानों से क्या बात करें जब आप सियासतदानों की बात ही नहीं मान रहे। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान जो फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है कि जो इस वक्त जो सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम तो इसको कह ही नहीं सकते, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट मार्शल लॉ। यानी जो जनरल जियाउल हक का भी मार्शल लॉ था वो यही था ना कि आइन इनफोर्स होगा, लेकिन जो जो हमारी ख्वाहिशें होंगी उसके मुताबिक आइन स्ट्राइक डाउन होता जाएगा। तो यही अब भी हो रहा है। फवाद साहब, आप भी टीवी पे आ रहे हैं, मैं भी टीवी पे आ रही हूँ। जियाउल हक साहब आज होते तो शायद ये दोनों काम ना हो रहे होते। आप भी बात करके तनकीद कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूँ, इतना तो मार्जिन रखिए। नहीं जनरल जियाउल हक के दौर में भी इतनी तनकीद तो अलाउड ही थी ना। आप उठा के देखें जंग और वो सारे बिल्कुल लोग मर तो नहीं जाते ना, अभी भी ऐसे ही है। अभी मीडिया पे आप बेचारा क्या हाल है, आपने पूरा मीडिया खत्म कर दिया है इमरान खान के चक्कर में। आप नाम ही नहीं ले सकते, ऐसा तो था ही नहीं। भुट्टो का तो नाम भी ले सकते थे, अखबारों में छपता था, चीजें आती थी, ऐसी बात नहीं है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि देखिए पहली बात यह है कि इसको चले हम इसको छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट आज तकरीबन 3 साल बाद भी इमरान खान को माइनस नहीं कर पाए। यहाँ तो देखिए हम माइनस कर लेते और हुकूमत पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती। अब वो भी नहीं ला पा रहे, बातचीत भी नहीं करना चाह रहे, तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया इस चक्कर में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उमर अयूब साहब जो बयान दे रहे हैं फवाद साहब, वो भी तो नहीं, उनकी भी तो समझ नहीं आ रही ना पीटीआई की। वो ये एक तरफ से ये कहते हैं हमसे बात करें, मुज़ाकरा चलते भी हैं, फिर ख़त्म भी खुद ही कर देते हैं, सारा मलबा पीटीआई पे गिर जाता है। अब उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि अगर मिशन आएगा IMF का तो हम उन्हें बताएंगे, एक तरह से शिकायत लगाएंगे 26वीं आईनी तरमीम के बारे में भी और 8 फरवरी के बारे में भी। उससे पहले आप लोग देखें ख़त भी लिखते हैं IMF को। तो आप क्या करना चाह रहे, पीटीआई क्या करना चाह रही है? तो जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं IMF के साथ वो पूरी नहीं हो रही, तो ज़ाहिर है IMF को तो पता ही है, और IMF को मरीख पे तो नहीं रहता, ज़ाहिर है उनको भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो उमर यूं भी बता देगा जो हो रहा है, वो उनको पहले ही पता है, कोई ऐसा बात वो उसमें नहीं है। लेकिन देखिए IMF हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, वो तो चले जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनकी उसके मुताबिक चलेंगे। बट मसला तो ये है ना कि पाकिस्तान को आपने कैसे चलाना है, कैसे आगे करना है। आप ये कर रहे हैं कि हम इमरान खान को, सारे लोगों को 5-5 साल 7-7 साल, ये 9 मई के अब केसों में सजा सुना देंगे, फिर हम इलेक्शन कराएंगे, फिर हम एक्सटेंशनों पे लेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे फिर ऐसे ही चलते हैं और मुल्क किसी तरह से हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहेंगे। देखिए इस तरह ये क्या है, ऐसे तो नहीं चलता। ये तो हर बंदा ही आके यहाँ पे ऐसे ही कहता है, और उसकी यही ख्वाहिशें होती है कि हमने तो जाना ही नहीं है, हमने तो यहीं पे रहना है। सो आप बेसिकली तो जो इस वक्त कोरिजन है, जो इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर माहौल है, देखिए ये लंबा कंटिन्यू नहीं हो सकता। आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद है। लेकिन जाहिर है इसका कोई स्टेबल हल तो निकालना है ना। अभी आप लोग, हम लोग देख रहे हैं कि एक अलायंस भी बन रहा है, जाहिर है कि सड़कों पे आएगा या बातचीत करेगा। मौलाना फजल रहमान साहब पे आपको यकीन है कि वो अब की बार यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ऑपोजिशन की सफ़ों में? देखिए बात यह है कि वो हुकूमत के सफ़ों में अब तक नहीं गए, और आपको भी पता है, लेकिन वहां से निकले भी तो नहीं है ना। नहीं, हुकूमत के साथ तो वो नहीं है। हुकूमत ने क्या मिन्नते तरले नहीं कर लिए मौलाना फजल रहमान के कि वो हुकूमत में शामिल हों, लेकिन मौलाना इसलिए शामिल नहीं हो रहे, और ये बात उन्होंने मुझे खुद कही कि फासला बहुत है अवाम में और हुकूमत में। इतना फासला है कि जो भी इस हुकूमत के साथ जाएगा उसको कॉन्सिक्वेंसेस उसके, लिहाजा वो इस हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। अच्छा। इनकी जो प्रॉब्लम इस वक्त है, लीडरशिप का क्राइसिस, वो बहुत ज्यादा है। आप देखें पहले इन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम पे मौलाना पे क्रिटिसिज्म होता है, बट देखिए फैक्ट ये है, और मौलाना सही कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की प्रपोजल तो पीटीआई लेके आई थी, और उसके बाद जब बैठना था हुकूमत के साथ आप उठ के चले गए। फिर आपने कहा कि हम बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे नून लीग से और पीपल्स पार्टी से। फिर अचानक आप एक दिन उठ के उनके साथ बातचीत करने लग पड़े, और आपने महमूद अचकज़ई साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को डिच कर दिया। तो पीटीआई की लीडरशिप की डेप्थ जो है वो बड़ी इस वक्त प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये बातें जो लीडरशिप से मुताल्लिक आप बता रहे हैं, ये खान साहब को नहीं पता चलती? नहीं, मैंने खान साहब को पिछली दफा भी कहा है कि सर अगर आपने इस लीडरशिप के साथ रहना है तो अगले 550 दिन भी भूल जाए। देखिए इनमें कैपेसिटी ही नहीं है। इट्स अ ह्यूज, पाकिस्तान के अवाम के साथ एक मजाक हो रहा है इस वक्त
जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप बना के खान साहब ने दे दी है। ना इनका कोई सर है, ना पैर है, ना ये किसी को जानते हैं, ना इनको कुछ पता है। और उसके नतीजे में आपने पाकिस्तान जो है वो एक बिल्कुल, और दूसरी तरफ भी यही हाल है। ये नहीं कि पीटीआई का उधर से भी जो है कोई संजीदा एफर्ट नहीं हो रही, और इसमें पाकिस्तान जो है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। एक संजीदा एफर्ट चाहिए दोनों तरफ से। पीटीआई को भी देखें स्पेस देनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी हमने हुकूमत से भी लड़ना है, एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ना है, अपोजिशन की सारी जमातों से भी लड़ना है, और अकेले ही हम कर लेंगे, ये तो नहीं होता। तो पीटीआई की पॉलिटिक्स बड़ी इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो भी गैर संजीदा है। ये नहीं कि इधर से तो दबाया ही जा रहा है, इधर से तो देखें ना एक जंगी माहौल है, लेकिन बहरहाल पॉलिटिशियंस ने ही रास्ता निकालना होता है। और मैं कल फिर खान साहब से मिलूंगा। लेकिन ये इतने गैर संजीदा हैं क्यों? पॉइंट ये है कि एक पॉपुलर जमात है, एक पॉपुलर लीडर है, सब कुछ है, कैपेसिटी नहीं है। फिर हर बंदा दूसरे के खिलाफ लगा हुआ है कि ये भी एजेंट है, वो भी एजेंट है। देखिए ना इस तरह से है वो, जैसे कुरान पाक में है ना, तो लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिए जाते हैं। तो हर वक्त ही एक बंदा लगा हुआ है कि नहीं ये भी एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट है, वो भी है, वो हर एक दूसरे की चोरियों के ऊपर। तो ऐसे में तो फिर पुराने लोगों की जरूरत है फवाद साहब, आपके जैसे लोगों की जरूरत है जो छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तो खान साहब उनको वापस क्यों नहीं बुला लेते, या वापस क्यों नहीं आते वो? हमारे वापस आने से इनको हार्ट अटैक हो जाता है। प्रॉब्लम ये है ना कि देखो ना, इन लोगों को कद तो है नहीं, इनको लगता है कि वो कोई और आ जाए। दो ही तरीके होते हैं ना आगे जाने के। एक होता है कि आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर आगे जाएंगे, दूसरा तरीका होता है कि अल्लाह करे सारे मर जाए ना तो फिर मैं इंपॉर्टेंट होऊंगा। तो सारी पार्टी तो ये दूसरे विशेष के ऊपर बैठी हुई। लेकिन अप्रूवल तो खान साहब ने देना ना, इन्होंने थोड़ी देना। खान साहब ने अगर कह दिया तो फिर अप्रूवल हो जाएगा, चीजें वैसे ही होंगी। नहीं बिल्कुल, फैसला तो खान साहब नहीं करना है और उनको कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में खान साहब जो हैं वो इस सारी पार्टी वॉर्न आउट हो रही है, थक रहे हैं लोग, और इसको मौजूदा लीडरशिप के पास 2-2.5 साल थे, वो नहीं डिलीवर कर सके। नाउ इट्स अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आपने एक बात कही थी कि अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से रिहा कर दे। अब एक हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना रही थी, आप उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो शाह महमूद कुरैशी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा कर दे? नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं सी, जजों के कनपट्टी से बंदूक हटा लें वो कल रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद देखे पाकिस्तान का जो सीआरपीसी, आप कह रहे हैं कि जजों की कनपट्टी पे बंदूकें रखी हुई हैं हुकूमत ने? और क्या, सारे हुकूमत ने बेचारे रोते हैं, नीचे उतरते हुए उनकी आंखों से आंसू होते हैं कि हमसे हो क्या रहा है और क्या करा रहे हैं। वो तो अब खैर वो तो ये कौन सा कोई राज है। देखिए सिंपल बात है, 497 सीआरपीसी कहता है कि कत्ल के केस भी अगर कंक्लूड नहीं होगा तो 2 साल के बाद जो है वो जमानत मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कौन सा जुर्म कर लिया है? एजाज चौधरी का कितना बड़ा जुर्म हो गया, 2 साल हो गया, प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जो है उनको नहीं लाया जा रहा। जुल्म की भी कोई हद होनी चाहिए। 70-75 साल के बुजुर्ग हैं सारे, और इतना जुल्म। और यास्मीन राशिद आप देखें 80 साल के करीब खातून है, महमूद रशीद साहब को आप देखें, उमर चीमा को देखें, जुल्म की हद होनी चाहिए। ये तो ना करेंगे बस क्योंकि बेचारे जो है वो आगे हैं अड़ेके में, तो हमने छोड़ना ही नहीं। लास्टली मैं आपसे वक्त की कमी ये पूछना चाहूँगी, ये जो मुज़ाकरात अगर दोबारा कभी होते हैं या पसे पर्दा हैं या ऑन रिकॉर्ड हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए इस अलायंस के? 100% होने चाहिए। देखिए मैं तो पहले दिन से आपके प्रोग्राम में भी मैंने बड़ी दफा पहले, आपको याद होगा कि ये कह रहे थे जब आपने कहा था कि खान साहब बात नहीं करेंगे नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, तो मैंने आपसे कहा था कि 100% बात करेंगे। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना चाहिए, और जो चीजें जो मैं कह रहा था वो हुई हैं, लेकिन उनमें वक्त बड़ा जाया हो गया है। और अब भी देखें आप हमने को बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ जाना ना, बातचीत ही होनी है। तो एस्टैब्लिशमेंट को और पीटीआई को कुछ अपने एक दूसरे को कुछ स्पेस दें ताकि मुल्क को नॉर्मल किया जा सके। एक इतना 25 करोड़ की आबादी का मुल्क लंबा अरसा तो नहीं इस तरह से चला। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि गुज़श्ता हफ्ते आप लोगों ने असद कैसर की रिहाइशगाह पर एक इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से गुफ्तगू की थी, और आपने ये कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं।
आप लोग अलायंस बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन हकीकत बात यह है कि स्ट्रीट पावर की बड़ी अशद ज़रूरत होगी जो आपको दिखानी पड़ेगी। उसके लिए आप समझते हैं कि तैयारी मुकम्मल तौर पे की गई है, और क्या इससे हुकूमत को फ़र्क भी पड़ेगा जो चीज़ें आप करने जा रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, स्ट्रीट पावर तो दिखाना, मसल्स फ्लेक्स करना, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है पॉलिटिक्स में। सियासत में तो आपको पहले हल निकालना चाहिए। मुल्क के अंदर एक क्राइसिस मौजूद है, उस क्राइसिस की वजह से पूरा का पूरा मुल्क बेयकीनी का शिकार है। जो पार्लियामेंट की जो अपनी लेजिटिमेसी है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज अक्सरियत पाकिस्तानियों की इस हुकूमत को अपना नुमाइंदा हुकूमत नहीं तस्वुर करती। हमारे बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, मईशत के चैलेंजेस हैं, टेररिज्म के चैलेंजेस हैं। तो बात स्ट्रीट पावर तक पहुंचनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मसल फ्लेक्स करने की जरूरत पड़ जाती है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का और तहरीक इंसाफ का जो कॉम्बिनेशन है वो एक लीथल कॉम्बिनेशन है। आप देखें कि जिस रात पहली मुलाकात हुई ऑपोजिशन रहनुमाओं की, जिसमें मौलाना साहब, शाहिद खाकान साहब, महमूद खान साहब और तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब, शिबली साहब शामिल थे, अल्लामा नासिर साहब भी, तो उसके अगले रोज ही वजीर आजम मौलाना साहब के घर पहुंच गए। हुकूमत को एहसास तो फौरन हुआ कि, और वो भी सियासतदान है, ये बात समझते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये एक इट विल बी अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। लेकिन इसमें दो पहलू ये हैं कि एक तो जाहिर है कि बड़ी अश्योरेंस चाहिए होगी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, क्योंकि आपको 26वीं आईनी तरमीम याद होगी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब यकसर मुस्तरद और फिर यकसर मान भी गए थे। लेकिन आपने इससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि जो मसल फ्लेक्सिंग है वो एक आखिरी पॉइंट होता है और वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होगी। आप कोई मयानी रास्ता निकालने के लिए बातचीत कर सकते हैं या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको क्राइसिस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तो हुकूमत ये समझती है कि क्राइसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर तो अल्टीमेटली बात सड़कों पर ही चली जाएगी। लेकिन वहां तक बात जानी नहीं चाहिए। और जहां तक ऑपोजिशन इत्तेहाद का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि हर जमात की अपनी सियासत होती है और तमाम जमातें अपना नजरिया भी रखती हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप कुछ चीजों के ऊपर एग्री करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और अपने इख्तलाफात वक्ती तौर पर आप साइड पर रख देते हैं। और इस वक्त हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मुल्क जिस क्राइसिस का शिकार है और जिन चीजों को हमने इवेंचुअली हैंडल करना है, उसको करने के लिए एक नुमाइंदा हुकूमत की जरूरत है। और ये गवर्नमेंट एक नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन जिस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं वो एक पेज पर भी तो है ना? जी सॉरी, आई डिडंट गेट यू। मैंने कहा जिस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, वो एक पेज पर भी तो है ना? जी, ये बिल्कुल बात अपनी जगह पे एक पेज वाली दुरुस्त है, लेकिन माजी में भी हमने ये देखा है कि जब भी एक पेज हुआ है, शुरू में चीजें ठीक रही, लेकिन अनपॉपुलैरिटी का बोझ हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं उठाती। और जो अनपॉपुलैरिटी का बोझ है आज जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हमारी ने उठाया हुआ है, इवेंचुअली तो हर्ट उन्हें कर रहा है और उसको उन्हें रेक्टिफाई, इफ कॉमन सेंस प्रिवेल्स, तो उन्हें किसी न किसी मौके पे करना ही पड़ेगा। इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। ये पब्लिक की परसेप्शन में ये जो बात है कि जनाब ये हुकूमत उन्हीं की बैसाखियों की वजह से ठहरी हुई है, इसको उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इस परसेप्शन को बेहतर करना पड़ेगा या निगेट करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि जो बातचीत का दौर एक चला था और फिर ख़त्म हो गया, ये दोबारा स्टार्ट हो सकता है? और फिर इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें, इमरान खान साहब ने जो खतूत लिखे हैं आर्मी चीफ साहब को भी और चीफ जस्टिस साहब को भी, उस पर आज उन्होंने IMF के वक्त के साथ जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कमेटी को भेजा है जायज़ा लेने के लिए। वो मामला 184(3) के तहत आता है। ये खतूत लिखने चाहिए थे, खतूत लिखने से कुछ होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने पिछले एक साल में जो उनकी सियासत रही उसमें दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेकर चलना और अलायंसेस बनाना
ऑपोजिशन का एक अलायंस बनाना, इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी उनकी पॉलिटिक्स में। आफ्टर ऑलमोस्ट एन ईयर ऑफ 8 फरवरी इलेक्शंस, तो उन्होंने अब इस चीज को आकर समझा है, अप्रिशिएट करना शुरू किया है कि दीगर सियासी जमातों के साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनके साथ ब्रिज बिल्डिंग करनी पड़ेगी, अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। तो ये एक तब्दीली आई है उनकी सोच में। जहां तक खतूत का हवाला है, तो खतूत वो खुले खत लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारी पहली तरजीह तो यही होनी चाहिए कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ऑपोजिशन इकट्ठी हो, और ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी तो फिर उसको भी एक लार्जर एजेंडा लोगों के सामने रखना पड़ेगा। अगर हमारे सामने पीडीएम की एग्जांपल मौजूद है कि अगर तो ये सारे के सारा सिलसिला सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने की एक नई गेम है, दोबारा ओहदे हासिल करने की एक तगोदो है, तो लोग भी उसको कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जनाब हम इक़्तिदार नहीं हासिल करना चाहते, एक लार्जर नेशनल एजेंडा है। इस नेशनल एजेंडा में हमने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करनी है, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है, इंसानी हकूक की बहाली की बात करनी है, मीडिया राइट्स की बात करनी है, पीका को बैक रोल करने की बात करनी है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को खत्म करने की बात करनी है। हमने इन चीजों के ऊपर ये मुकदमा लेकर जब हम लोगों के सामने जाएंगे, तो तब फिर लोग भी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो माहौल बन गया है कि लीगल फिटर्निटी आप देख लें कि देयर अप इन आर्म्स अगेंस्ट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो जितने जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो देयर अप इन आर्म्स ये पीका लॉ की वजह से, जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बड़ा सीरियसली कर्टेल कर दिया गया है। तो माशरे में घुटन बहुत बढ़ गई है, और ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि ऑपोजिशन अगर अपने डिफरेंसेस को खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती में है। अगर उमर अयूब साहब ये कहें कि आईएमएफ का मिशन अगर हमसे मिलेगा तो हम उन्हें बताएंगे 26वीं यानी तरमीम से मुतालिक भी और इलेक्शन से मुतालिक भी, ऐसा क्यों होता है कि जिनके साथ आप ज़ाहिर है कि अलायंस बनाया है, उन लोगों की रिवायत रही है कि वो आईएमएफ को ख़त भी लिख देते हैं, वो लॉबीज़ भी हायर करते हैं, लॉबिंग फर्म्स भी हायर करते हैं, वो वहाँ से एहतजाज भी कराते हैं, और फिर जब आईएमएफ की बात आती है तो वो कहते हैं हम उन्हें शिकायतें भी लगाएंगे। तो टेबल तो कहीं और है बात करने का, बात तो कहीं और की जा रही है। देखिए, इसमें दो तरह की सियासत इन्वॉल्व है। एक किसी भी जमात की अपनी पॉलिटिक्स, और दूसरा ऑपोजिशन के मुतफिका प्लेटफॉर्म से एक पॉलिटिक्स। तो जो मुतफिका प्लेटफॉर्म से जो पॉलिटिक्स है उसके अहदाफ मैंने आपको बयान कर दिए कि क्या होने चाहिए। जहां तक जमाती पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, उनकी तहरीक इंसाफ की अपनी, तो आई एम ऑन रिकॉर्ड, इससे पहले माजी में जब उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा, मैंने उस बात को भी क्रिटिसाइज किया कि जनाब पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजर रहा है, और उसमें इस तरह का खत लिखना उनको ठीक नहीं है। तो ये उनकी अपनी इंटरनल पार्टी की कंसिडरेशंस हैं, वी डू नॉट हैव टू एग्री विद देम। हम तो जो मतलूबा अहदाफ है जिसमें डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स और इस हुकूमत से जान छुड़ाना जो फॉर्म 47 के जरिए थोप दी गई है इस मुल्क पर, हमारे तो ये अहदाफ है जिसके ऊपर हमारा कंसेंसस है, बाकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। अच्छा, यानी अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा उनकी तरफ से आता है तो आपको इस पे कोई एतराज़ नहीं है, आप समझते हैं कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है? देखिए, उनकी रिहाई की बात तो पहले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज से एक हफ्ता पहले, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जो अपोजिशन के लोग वहां पर मौजूद थे, तो सबकी तरफ से यही मुतालबा था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की जाए। अब आप लाहौर में देख लें, यास्मीन राशिद साहिबा, चीमा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कब से जेलों में पड़े हुए। तो एक ये परसेप्शन तो नहीं है, ये तो रियलिटी है कि इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल प्रिजनर्स मौजूद हैं। तो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा होने चाहिए, क्यों उनको जेलों में रख के क्या मकसद हासिल किया जा रहा है? तो ये बात तो उस दिन की हम, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है, तकर्रुरियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम के बाद, आपको ये पॉसिबिलिटी लगती है? देखें, हमारी अदलिया की कोई शानदार तारीख तो वैसे ही नहीं है। इस मुल्क में जितने बड़े जराइम हुए सियासी पाकिस्तान की कौम के अगेंस्ट, हमारी अदलिया उनमें शरीके जुर्म रही है। लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस भी थी, वो भी अदलिया की अब जाती रही है। और ये हमारे मुल्क के लिए इन द लॉन्ग रन बहुत खतरनाक बात है कि जिस तरीके से कोर्ट पैकिंग का परसेप्शन एक उभर कर सामने आ गया है। हुकूमत ने, एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल हासिल कर लिया है अदलिया का, कि जहां पर
मनपसंद जजेस की ट्रांसफर्स हो रही हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है। इससे तो फिर बची खुची अदलिया की आजादी भी गई, और अदलिया से हुकूमत के खिलाफ फैसला लेना, और हुकूमत अमूमी तौर पर हमारे जैसे ममालिक में वहां पर एग्रेसिव ही होती है, तो फिर इंसाफ मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब आप पी का लॉ उठाकर देख लें कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया है। लेकिन आई सीरियसली डाउट कि जो हमारे दोस्त सहाफी बरादरी से जिन्होंने इसको मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया है, उनको वहां से कोई रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी है कि जज साहिबान पीका का तो एक खैर नतीजा भी आ गया है। इस पे तो जितना बोलें उतना कम है, हम भी लपेट में हैं। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करने के हामी हैं आप? जी नहीं, देखिए इस बात पे तो जरूर बात हो सकती है कि जो सिविलियन स्पेस सीड हो चुकी है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसी तक महदूद रहे, लेकिन उसके अलावा कोई बात नहीं। अगर तो ये इक्तदार हासिल करने की गेम है तो फिर तो दिस इज नो पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को इस सियासत की जरूरत नहीं है। 76 सालों से हम एक दायरों के सफर में घूम रहे हैं, हमें इस दायरों के सफर को तोड़ना है। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, कल को ये 30 करोड़ लोगों का मुल्क हो जाएगा। अब आपके जो चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े हैं, गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, इतने आपके मुख्तलिफ नौयत के इश्यूज हैं, पावर्टी है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ हमारी अशराफिया की आपस की लड़ाई नहीं खत्म होती। तो ये दायरों का सफर खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हों, वो नुमाइंदा हुकूमतें भी हों, और फिर उन हुकूमतों को काम भी करने दिया जाए, वक्त से पहले उन्हें फारिग ना कर दिया जाए। तो ये हमारा असल जो बुनियादी तजाद है वो तो ये है कि यहाँ पर बंद कमरों में किए गए फैसले लोगों के ऊपर नाफिज कर दिए जाते हैं, लोगों की राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती, वेदर वी लाइक इट और नॉट। कि हमें किसी शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, शदीद इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर एक दफा लोग उसके हक में फैसला कर दें फिर तो उसके सामने सरे तस्लीम खामी करना पड़ेगा। और यही हुस्न होता है प्रिंसिपल को, हाँ जी, जमहूरियत का भी यही हुस्न होता है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आपने अपनी कीमती राय और अपना टाइम जो है वो हमें दिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। ये IMF का ज़ाहिर है कि मिशन आया हुआ है। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि वो उनको बताएंगे 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक भी और 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक भी। पहले भी खैर ये कोशिश हो चुकी है। आप नहीं समझते इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव जाएगा? जी वो तो बताएंगे, क्योंकि IMF को दावत देने वाले खुद बानी चेयरमैन हैं, जिन्होंने 1 साल पहले IMF को खत लिखा था और ये कहा था कि पाकिस्तान को कोई कर्जा ना दिया जाए जब तक इलेक्शन का ऑडिट ना हो जाए। तो IMF को सियासी मुदाखलत की दावत देने वाली भी तहरीक इंतशार है, तो वो अब वो ज़ाहिर है वो तो उसके डोंगरे बजाएंगे ही कि अगर उनके कहने पर जो है कुछ हरकत हुई है। लेकिन हुकूमत को इस मामले को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। हुकूमत के पास बड़े वजनी और वैलिड आर्गूमेंट्स हैं जो उन्हें देने चाहिए कि पाकिस्तान का जो सियासी और आईनी अमल है उससे IMF का कोई बराह रास्त लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है, सबसे पहले कुछ देर पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब मौजूद थे मेरे साथ, और उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आ जाते हैं तो दैट वुड बी ए लीथल कॉम्बिनेशन इंडीड। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, या क्या करना चाहिए? जी हम तो ग्रैंड अलायंस को वेलकम करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो तरीके इंतशार है वो पाकिस्तान की पुरअमन सियासी जमहूरी जमातों के धारे में शामिल होगी। और अगर मौलाना इनके साथ आते हैं तो फिर हमें ये तसल्ली ज़रूर होगी कि तरीके इंतशार जो है वो 5 रेंजर्स की जान नहीं लेगी या एक पुलिसमैन की जान नहीं लेगी जिस तरह उन्होंने 26 नवंबर को ली। तो लिहाजा इनका एक बड़े सियासी धारे में, पुरअमन सियासी धारे में शामिल होना जो है उससे हम तो उसे खुशाइंद कहेंगे। इस बात का डर नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ मिल गए तो जाहिर है कि एक झटका तो लगेगा गवर्नमेंट को? जी नहीं, देखिए मौलाना का रिकॉर्ड अभी तक जो है वो हुकूमत को इससे परेशानी नहीं होती कि कितना बड़ा इज्तिमा है।
हमें तो इशू ये है कि जहां हमें मुल्क में सियासत और जमहूरियत के जो बुनियादी हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें पाकिस्तानियों की जानों का, उनके कारोबार का, रोज़गार का, उनके तालीम, सेहत, अमन का भी जो है तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो अगर पुरअमन सियासी एहतजाज होते हैं, चाहे जितने मर्ज़ी बड़े साइज़ के हों, हुकूमत उन्हें खुशामदीद करेगी। असल इशू ये है कि तशद्दुद ना हो, रेंजर्स की और सिक्योरिटी एहलकारों की जानें ना जाएं, तोड़-फोड़ ना हो, तो हम ज़रूर इसको, ये सियासत और जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन हम देख रहे हैं, अभी रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, जो दर्जाबंदी आई है करप्ट तरीन ममालिक में हम 46th पे आ चुके हैं, और वैसे माशाल्लाह हमारा तनज़ुली के साथ 135th नंबर है, यानी 135वां नंबर आ चुका है करप्शन के अंदर। अब अंदाज़ा करें कि जो इंडेक्स है इसमें बेहतरी आनी चाहिए थी, मगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 2024 को कंपाइल करके रिपोर्ट सामने आई है, तनज़ुली हुई है। ऐसे में अगर वकला भी सड़कों पर होंगे, ऐसे में जब आपकी अपोजिशन भी एक ग्रैंड अलायंस बनाकर सड़कों पर होगी, क्या इम्पैक्ट जाएगा? प्लस इसमें ये भी चीज़ देखें कि आप लोग तनकीद करते थे कि इमरान खान साहब 10-12 साल का, 15 साल का प्लान इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे। ऐसा मालूम होता है ट्रांसफ़र के बाद जजेस की, और जिस तरीके से इख्तलाफ राय पाया जा रहा है, कि शायद आप भी कमोबेश उसी प्लान पे अमल पैरा है। जी, हम जमहूरी सियासी लोग हैं, हम इख्तलाफ राय को खुशामदीद कहते हैं। अगर सदर मुमलिकत ने अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और मुआशरे के एक हिस्से को उससे इख्तलाफ है, तो वो ज़रूर उसका इजहार करें, और उसको जो है दूसरी सियासी जमातें हैं वो मिलकर उस अवामी राय को मुनज़्ज़म करें। लेकिन ये कहना कि जी हम इख्तलाफ राय हो रहा है, जो इससे हुकूमत को, मैं तो नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई खतरा है। हुकूमत के लिए ज्यादा जो परेशानी और फिक्र की बायस है वो उस मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, और इस बात को यकीनी बनाना है कि जो मुआशी इस्तेहकाम शहबाज शरीफ ने हासिल किया है वो अब आइंदा आने वाले महीनों में एक इकोनॉमिक ग्रोथ की सूरत में और मुआशी नमू की सूरत में पाकिस्तान की अवाम को भी फायदा पहुंचाना शुरू करें। सिर्फ यही नहीं होता है इस्तेकाम, ये भी होता है कि आपका घर जले नहीं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में, तो फिर ऑपोजिशन को इस तरह सड़कों पर लाने पे मजबूर करना और फिर उनसे बात ना करना, ये भी तो कहीं का असूल नहीं है ना? जी, हम तो दरवाजा खोलकर और मेज के ऊपर बैठे हैं कि वो आए, हमसे बात करें। अगर उनके पास कोई मुस्बत और तामीरी एजेंडा है मुल्क की जमहूरियत को तकवीयत देने के लिए, या दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, या पाकिस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ देने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। सवाल ये कि वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि किसी तरह इंतशार पैदा करके उनके इक़्तिदार का रास्ता सीधा हो सकता है। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में जा रहे हैं, जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हो गए या दीगर हो गए, चले मौलाना फजल रहमान साहब को भी हम इंक्लूड करते हैं। आप समझते हैं कि ये वो ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ बिफोर दैट स्ट्रीट पावर कोई गुफ्तगू शनीद हो सकती है हुकूमत की? जी, हम तो समझते हैं कि अभी भी मौलाना जो हैं उनके साथ हमारे कायदीन के, पीपल्स पार्टी के कायदीन के बहुत देरीना रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, और अभी भी आपको मालूम है कि चंद दिन पहले वज़ीर आज़म भी तशरीफ ले गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो हम तो मौलाना को मुस्तकिल दावत दे रहे हैं कि वो उसके बाद लेके गए थे ना, कि जो उन्होंने असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पे सबके साथ मिलके की थी और मुस्तरद किया था 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को। जी, लेकिन देखिए ना, मौलाना का ज्यादा जोर तो खैबर पख्तूनख्वा के नताइज को मुस्तरद करने में लग रहा है, और उन्होंने उस पर एक वाज़ेह तौर पर बयान भी दिया। तो अगर वो जिनके नताइज मुस्तरद कर रहे हैं उनके साथ ही वो बैठे हैं, तो ये काफी तदादात है, लेकिन फिर भी हम मौलाना को मुस्तकिल दावत देते रहेंगे कि वो वाकई हुकूमत में शिरकत करें और अपनी जिम्मेदारी संभालें। आपने पहले भी दी है, मुस्लिम लीग नून में पहले भी दावतें दी हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, उन्होंने नहीं मानी। अब ऐसा क्या कहेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि वो मान जाए, क्योंकि वो मूड में नज़र नहीं आते? जी देखिए, अब जो है हुकूमत को कम से कम ये ज़रूर तक़वियत मिली है कि तहरीक इंतशार का जो फसादी टैक्टिक था कि वो शायद किसी तरह सड़कों पर इंतशार पैदा करके, या जिस तरह 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की जानें उन्होंने ली हैं, इस तरीके से इतना डिसऑर्डर पैदा करेंगे कि हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाएगी। वो उनका जो दाव था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उनके पास ये वो हुकूमत है जो मुलाकात नहीं करा सकी खुर्रम दस्तगीर साहब, ये वो हुकूमत है जो जुडिशल कमीशन नहीं बना सकी, उस पर हामी नहीं भर सकी।
जी, जुडिशल कमीशन बनाने की कोई बुनियाद फराहम करना होगी। अच्छा। सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। ऑपोजिशन के पास बहुत अच्छा मौका था कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे वो एक ठोस डॉसिए इस मामले में, जिस मामले में वो चाहते थे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो जितना भी यानी उसकी महदूद हो, लेकिन बहरहाल हमें कुछ ना कुछ तो मेज पर रखना था। सिर्फ बयानात से और मीडिया के ऊपर चोट से तो जुडिशल कमीशन नहीं बने। लेकिन इस तरह भी मामला हल नहीं होंगे कि वो ऐलान करते हैं जलसे का और फिर छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं 24 घंटे पहले। लोगों को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी याद नहीं रहता और फिर लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं, घरों से लेके जाया जाता है। आप भी इस फेज से गुजरे हुए हैं, मेरा ख्याल से आप कंडेम तो करेंगे इसको एटलीस्ट। एक दिलचस्प बात समझता हूं कि जलसा खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हुआ है और गिरफ्तारियां जो हैं वो उनका इल्ज़ाम पंजाब के ऊपर है। खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई गिरफ्तारियां नहीं, उसके बावजूद जलसा जो है वो बदतरीन नाकाम हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों की गवर्नमेंट भी तो नहीं है ना? हाँ, तो वो उसके बावजूद जो है, अगर इसका मतलब है कि उनका जलसा नाकाम है, इसका मतलब है कि जलसे की नाकामी का गिरफ्तारियों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पंजाब में से जो लोग जाना चाह रहे थे उनकी गिरफ्तारियां जो हुई हैं लोगों की, वो आप समझते हैं कि आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं? नहीं, वो मैं कभी भी उसका दिफा नहीं करूंगा कि अगर किसी की बगैर किसी वजह के या बगैर किसी कानूनी ठोस बुनियाद के गिरफ्तारी हुई है, पंजाब हुकूमत को इससे परहेज करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और कल जो है वो ज़ाहिर है तुर्की के जो सदर हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। एक खुशाइंद बात है, उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में हर आने वाला दिन बेहतरी का दिन साबित हो, लेकिन इस बेहतरी की शुरुआत हमें घर से और घर वालों से करनी पड़ेगी। उनसे बातचीत करके ही मसाइल का हल निकलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।